अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य स्रोत साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत में वेद, पुराण, महाकाव्य, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक, सिक्के, कलाकृतियाँ और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं शामिल है। इसके अलावा विदेशी यात्राओं के वो विवरण भी महत्वपूर्ण हैं। पहला जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत। इसके अंतर्गत वेद आते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये 4 वेद हैं जो प्राचीन भारत के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में वो जानकारी प्रदान करते हैं। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है पुराण। पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास, धर्म और संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। अगला जो साहित्यिक स्रोत है वो है महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत 2 वो मुख्य रूप से एक प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। महाकाव्य प्राचीन भारत के वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बौद्ध और जैन ग्रंथ। ये ग्रंथ बौद्ध और जैन धर्म के इतिहास, दर्शन और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत अभिलेख। अभिलेख वो शासकों, राजाओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख इसका उदाहरण है। स्मारक। स्मारक और भवन वो प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्के। सिक्के वो प्राचीन भारत के व्यापार, अर्थव्यवस्था और शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कलाकृतियाँ। कलाकृतियाँ और उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और जो तीसरा स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। यूनानी, चीनी और अन्य विदेशी यात्रियों के विवरण प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण अशोक के बाद के निर्बल उत्तराधिकारी थे, किंतु इसके साथ साथ कुछ प्रमुख कारण भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायित्व थे, जिसका विवरण निम्नलिखित है। अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक के धर्म विजय की हानि या लाभ का विचार करते समय इतिहासकार सवदा इस तथ्य पर विचार करते हैं कि उसकी धार्मिक नीति का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। भंडारकर कष्टपूर्वक कहते हैं कि विजय से धर्म विषय में परिवर्तन राजनीतिक दृष्टिकोण से घातक हुआ, यद्यपि इसकी आध्यात्मिक उपलब्धि महान रही। हिंदू मस्तिष्क जो पहले से ही आध्यात्मिक था और अधिक अध्यात्म हो गया। इस आध्यात्मिक लगाव ने स्मारक वृत्ति के प्रति घृणा एवं दुराव उत्पन्न किया। परिणाम स्वरूप भौतिक उपलब्धियों एवं राजनीतिक गतिविधियां अवरुद्ध हो गई। यही कारण है कि कौटिल्य के बाद राजनीतिक सिद्धांत एवं व्यवहार की प्रगति एकाएक ऐसे समय रुक गई जब मगध राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर सकता था। जनता पर अधिक वो कर लगा देना। मौर्य साम्राज्य में जनता अत्यधिक करों से ग्रस्त थी, जिसके कारण प्रजा में असंतोष व्याप्त हो उठा। युद्ध की पूर्ति हेतु चंद्रगुप्त मौर्य ने भांति करके जनता पर लगाए जाने वाले धन इकट्ठा करने का अथक प्रयास किया, जिसके कारण जनता में असंतोष की लहर प्रबल हो गई। अगला जो पतन का कारण था वो था रिक्त राजकोष। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु बहुत से स्तंभ, शिलालेख और विहार आदि की निर्माण कराया, जिसके कारण वो राजकोष रिक्त हो गया। अगला जो इसके पतन का कारण था वो था विशाल साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्यवादी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य की सीमाएं बहुत ही
विस्तृत हो गई थी। इस साम्राज्य पर नियंत्रण करना मौर्य साम्राज्य के शासकों के लिए कठिन था, क्योंकि अशोक के बाद कोई भी शासक इतना महान नहीं था जो इस साम्राज्य की रक्षा कर। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। मौर्य शाक्यों की एक शाखा है जो कपिलवस्तु के शाक्यों के पड़ोस में पिपलिवन में राज करती थी। चंद्रगुप्त के माता पिता के नाम के विषय में कुछ ठीक पता नहीं चलता है, किंतु महावंश से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पिता मौर्य का प्रधान था। उसका वध विडम्ब नामक एक शक्तिशाली राजा ने कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माता उसे निसहाय अवस्था में लेकर पाटलिपुत्र चली आई। ऐसा समझा जाता है कि पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत प्रभावशाली था। अपनी आर्थिक दशा को अच्छी न देखकर चंद्रगुप्त ने नंद राजा के यहाँ नौकरी कर ली तथा अपनी योग्यता के आधार पर वह शीघ्र ही राजकीय सेना का सेनापति बन गया। उक्त विवरण से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन एक कहानी है जिसे विविध साक्ष्यों में विभिन्न रूपों से वर्णित किया गया है। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन से भी कहीं अधिक नाटकीय रूप में चाणक्य एवं चंद्रगुप्त के मिलन की कथा चित्रित है। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन गणराज्य क्या है, इसके बारे में बताइए। उत्तर: बौद्ध काल में भारत में कई गणराज्य थे जो एक प्रकार से लोकतंत्र थे। इन गणराज्यों में जनता को शासन में भागीदारी का अधिकार था। कुछ प्रमुख गणराज्यों में शाक्य, वज्जी, लिच्छवी, मल्ल आदि शामिल थे। प्रमुख गणराज्य में शाक्य गणराज्य। गौतम बुद्ध इसी गणराज्य से संबंधित है। यह गणराज्य वर्तमान नेपाल देश में स्थित है। वज्जी गणराज्य। यह गणराज्य वैशाली के आसपास स्थित था। वज्जी परिसंघ काफी शक्तिशाली था और इसमें कई गणराज्य और भी शामिल थे। अगला जो गणराज्य था वो था लिच्छवी गणराज्य। यह वज्जी परिसंघ का ही एक हिस्सा था। मल्ल गणराज्य। यह गणराज्य कौशल राज्य के अचिरावती नदी और वज्जी गणतंत्रों के बीच में स्थित था। इन गणराज्यों की विशेषताएं। जनता का शासन। गणराज्यों में शासन जनता के हाथों में होता था। परिषद। गणराज्यों में बुजुर्गों की एक परिषद होती थी जो शासन करती थी। अधिकार। जनता को शासन में भागीदारी, वाद विवाद और निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार होता था। वैदिक परंपराएं। कुछ गणराज्य वैदिक परंपराओं का पालन करते थे। महत्व। लोकतंत्र का विकास। गणराज्यों ने भारत में लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन। गणराज्यों ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म का प्रभाव। बुद्ध ने गणराज्यों के शासन की अवधारणा से प्रभावित होकर अपने धर्म में जनता के शासन की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है कि महापद नंद की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। महापद नंद की उपलब्धियों का वर्णन। महापद नंद एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक था। पुराणों में उसे सर्वक्षत्रनाशक यानी सभी क्षत्रिय शासकों का वंश या विनाश करने वाला कहा गया है। महापद नंद ने तत्कालीन समस्त राजवंशों इक्ष्वाकु, पंचाल, काशी, हय्य, कलिंग, अस्मक, कुरु, मैथिल, सुसेन आदि को अपने अधिकार में कर लिया। विद्वानों का विचार है कि कम से कम कृष्णा नदी तक निश्चित रूप से नंदों का अधिकार था। जैन ग्रंथों के अनुसार समुद्र तक समूचा प्रदेश नंदों ने अपने अधीन कर लिया था।
इस प्रकार महापद्नंद ने बिंबिसार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य की पूर्ति की। उसने मगध को भारत का सर्वशक्तिशाली एवं विस्तृत राज्य बना दिया और भारतीय इतिहास में साम्राज्यों के युग का सूत्रपात किया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों के बारे में बताइए। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना करके भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने साम्राज्य का विस्तार किया, कुमार देवी से विवाह किया और एक नई शिक्षा प्रणाली शुरू की। उसके शासनकाल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हुआ, जिसे बाद में भारत का स्वर्ण युग कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियां। गुप्त वंश की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना करके भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। साम्राज्य का विस्तार। उसने मगध, प्रयाग और साकेत के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और गंगा नदी के किनारे एक क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित किया। कुमार देवी से विवाह। लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को राजनीतिक वैधता और क्षेत्रीय लाभ प्राप्त किया। नई सिक्का प्रणाली। चंद्रगुप्त ने एक नई सिक्का प्रणाली शुरू की जिसमें सोने के सिक्के भी शामिल थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। उसने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के कला, साहित्य और स्थापत्यकला का विकास किया। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। उत्तर, गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें मुख्य रूप से बाहरी आक्रमण, आंतरिक कमजोरी और आर्थिक गिरावट शामिल है। बाहरी आक्रमणों में हुणों के आक्रमण प्रमुख थे, जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं पर लगातार दबाव डाला। आंतरिक कमजोरियों में कमजोर शासक, सीमांतों का बढ़ता प्रभाव और उत्तराधिकारी संबंधी विवाद शामिल थे। आर्थिक गिरावट में व्यापार में गिरावट और करों में वृद्धि भी शामिल थी। बाहरी आक्रमण। हुणों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य के लिए एक प्रमुख खतरा पैदा कर दिया। स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण को रोकने में कुछ सफलता हासिल की, लेकिन बाद में शासक हुणों के हमलों को रोकने में असफल रहे। हुणों ने मालवा और मध्य भारत में बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे गुप्त साम्राज्य की शक्ति कमजोर होने लगी। आंतरिक कमजोरियां। गुप्त साम्राज्य के पतन में आंतरिक कमजोरियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। साम्राज्य के शासक कमजोर थे और वे साम्राज्य को मजबूत करने में विफल रहे। सीमांतों का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था और वह केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने लगे थे। उत्तराधिकारी संबंधी विवाद भी एक प्रमुख समस्या थी, जिससे साम्राज्य में अस्थिरता पैदा हो रही थी। आर्थिक गिरावट। व्यापार में गिरावट और करों में वृद्धि ने गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। भूभाग सागर के साथ व्यापार में गिरावट और पश्चिम भारत का नुकसान साम्राज्य के आर्थिक विकास को प्रभावित किया। करों में वृद्धि से जनता पर भी दबाव पड़ा, जिससे साम्राज्य की शक्ति कम होने लगी। अन्य कारण। वाकाटाकों से प्रतिस्पर्धा। वाकाटाक साम्राज्य ने भी गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी, जिससे साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष पैदा हुआ। यशोधर्मन का उदय। यशोधर्मन नामक एक सामंत ने मालवा में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जिससे गुप्त साम्राज्य कमजोर कर दिया। सीमांत की स्वतंत्रता। सीमांतों ने केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्रता घोषित कर दी, जिससे गुप्त साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव। गुप्त परिवार पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी पड़ा, जो कुछ लोगों के अनुसार साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। इन सभी कारणों के कारण गुप्त राजवंश कमजोर हो गया और अंततः 5वीं शताब्दी के अंत तक इसका
पतन हो गया। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताइए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य का सर्वप्रथम हाथ रहा। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दो नामों से भी जाना जाता है। ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथों से उसके जीवन के विषय में भी सूचना मिलती है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था। वह वेदों तथा शास्त्रों का ज्ञाता था और तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था, परंतु वह स्वभाव से अत्यंत रूढ़िवादी तथा क्रोधी था।